आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 10, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दोबारा हृदय को बल मिलने पर सब लोग गांव गए और भोजन पान समाप्त कर दोपहर को स्वामी जी के पास लौट आए। गांव में कोई उपद्रव नहीं हुआ। जमींदार साहब से नहीं मिले। दोपहर कुछ ढलने पर सबको लेकर विजय डिप्टी साहब के पड़ाव को चला। कुछ ही दूर पर उनका खीमा था। नजदीक जाकर देखा, हाल के पकड़े हुए चोर की तरह जमींदार साहब सिपाहियों के बीच में खड़े किए हुए थे। अभी तक डिप्टी साहब ने उनसे कोई कैफियत नहीं तलब की। वो 10 बजे खीमे के भीतर गए हुए अभी तक बाहर नहीं निकले। चपरासी इधर उधर बातचीत कर रहे थे। भूखों मार डाला साले ने, जी चाहता है गोली मार दे। कोई कोई आवाज विजय के कानों तक गूंज जाती है। उसने निश्चय किया कि आज आप लोगों को फलाहार रूप सूक्ष्म भोजन के अतिरिक्त माल मलाई की शायद विशेष सुविधा नहीं प्राप्त हुई। गर्म तवों पर घी न पड़कर एक एक बूंद पानी पड़ रहा है, जिससे ये छनकर आ रही है और चतुर्दिक धूमायमान है। पटवारी एक बार जमींदार को सर उठाकर देख लेता है, फिर अपने कागजात में पहले से अधिक दत्तचित्त हो जाता है। गांव के लोगों के जाने पर उसे जीवन में पहले पहल अद्भुत प्रकार का भय हुआ। जमींदार साहब तो बुधुआ को देखकर अधमरे हो गए, और लोग जितने थे उन सब से भी आज के अभियोग का ताल्लुक है। भविष्य पर विचार कर जमींदार साहब का थूक सूख गया। जितनी गुंजाइश झूठ कहने की थी जाती रही। एक महुए के पेड़ के नीचे विजय लोगों को उनका खास खास पाठ समझाने लगा और पूरा भरोसा देकर कहा कि वे भय न करें। जो डरता है उसकी बात बिगड़े बगैर नहीं रहती। जिसके दिल में जो कुछ है साफ साफ डिप्टी साहब से कहे। इसके लिए पहले बुधवा को ही उसने ठीक किया और समझा दिया कि सब लोग साथ रहेंगे। साहब के पूछने पर गवाही जरूर दें कि उनके सामने वो पीटा गया। बुधुआ से कह दिया कि मुकदमा चलाने के लिए कहें तो कह देना, साहब मेरे पास मुकदमा चलाने को रुपया होता तो लगान ही वाले दो न चुका देता, इतनी मार क्यों खाता। और लोगों को भी उनकी मार्मिक बातें समझाकर निडर कहने के लिए भेज दिया कि साहब के निकलते ही सब लोग बढ़कर लंबी दंडवत करना और बुधुआ को अपनी राम कहानी कह लेने देना। विजय उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। दौरे में हाकिमों को प्रायः मौका देखना पड़ता है। यहां भी एक ऐसा ही मामला था। सरहद के दूसरे गांव के जमींदार ने एक बाग बेदखल करने की अर्जी दी थी। उनके हिसाब से बाग बंजर था और लावारिस। बाग के स्वामी स्वर्ग सिधार गए थे। 3 और हकदार खड़े हुए। 2 दूर के भैयाचार, जिन्होंने बाग के अधिकारी के साथ मरने से पहले तक ताल्लुक नहीं रखा। मरने के बाद दोनों ने सर घुटाकर क्रियाकर्म कर डाला और कई महीने हो चुकने पर भी लोखर और लोटा लेकर अदालत पेश होते थे। तीसरा हकदार उस मृत मनुष्य का नाती, लड़की का दूध पीता लड़का था, पर वो लड़की उसी बाग के अधिकारी रामनाथ सुकुल की है। अदालत में इसका पूर्ण प्रमाणाभाव था। मृत रामनाथ के भैयाचार जमींदार और पटवारी हाकिम के पूछने पर इनकार कर गए कि वो रामनाथ की लड़की थी। रामनाथ की कोई लड़की थी ये भी किसी को मालूम न था, क्योंकि रामनाथ के जीवन काल तक कभी किसी लड़की को किसी ने नहीं देखा। भंवर में चक्कर खा एक तरफ को झुकी हुई अब डूबी तब डूबी नाव के सवारों की रामनाथ की युवती कन्या और युवक दामाद की दशा थी। मछुए के बृहत जाल में जैसे गांव की सभी मछलियों को जमींदार ने अपनी तरफ अपनी पकड़ में अपने ही दयाबारी के वश कर रखा था। दूसरे जमींदार अपनी किसी दूसरे जमींदार भाई के ऐसे मामलात में दस्तंदाजी नहीं करते, न अपनी रियाया द्वारा होने देते हैं। अभिप्राय ये कि कन्या और दामाद सब तरफ से निराश हो चुके थे।
महुए के नीचे कुछ आदमियों को देखकर पति को लेकर रामनाथ की लड़की उधर ही चली। गोद में उसका बच्चा मुरझा रहा था। मां के कपोलों पर आंसुओं के कई सूखे तार लुप्त जल भरे हुए नदी पथों का प्राचीन प्रवाह सूचित कर रहे थे। बड़ी चेष्टा करने पर भी दुधमुहे बच्चे को उसकी जीविका से जीवन दे, गांव की कन्या और गौ पर कृपा करने की बार बार प्रार्थना करने पर भी जल में रहकर मगर से बैर करने वाला कोई भी न निकला। रामनाथ की कन्या गांव या बिल्कुल पड़ोस में परिचय के प्रमाण न पा हताश हो चुकी थी। पर मनुष्य की आशा बड़ी अद्भुत है। महुए के नीचे कुछ आदमियों को देखकर पुनश्च कुछ आश्वस्त हो बढ़ी। भैया, विजय को लक्ष्य कर पूछा, तुम इसी गांव में रहते हो? हाँ, क्यों? युवती अपना हाल कह गई। विजय ने अपने आदमियों से पूछा, जगतू ने कहा, ये सरजू बुआ है, रामनाथ दादा की बिटिया। वो उनकी बाग है, आम बीनने आती थी जब ब्याह नहीं हुआ था। हम लोग आम छीन कर खाते थे और रुलाते थे। क्यों बुआ, है याद? बुआ के आंसुओं से सूखे चर्राए कपोलों पर दुख के समय भी बाल्य की एक सुखकर स्मृति से लाज विजड़ित मंद सहृदय हंसी चक्राकृति फैल गई। विजय ने कहा, आप निश्चिंत रहें, जरूरत पड़ने पर आप जगतू तथा और 2 आदमियों को शिनाख्त के लिए ले जाएं। ये भी कह दें कि गांव जमींदार का है, गांव से गवाह नहीं मिल सके। लोग जमींदार से दबते हैं, हाकिम को विश्वास हो जाएगा। जरूरत पर जबानी कहला दें। अगर आज फैसला न हुआ तो ये दूसरी जगह भी नामजद होकर गवाही दे आवेंगे। पर हाकिम को विश्वास है, जान पड़ता है। इसीलिए भैयाचारों की हिम्मत और भैयाचारी वो देख रहे थे कि लड़की के संबंध में क्या कहते हैं। अब आपका लड़की होना साबित होते ही उन सब का मुकदमा हारेगा और बाग बेदखल होने लायक हैसियत से गिरा हुआ नहीं, ये तो हाकिम खुद मौका देखकर समझ जाएंगे। बाग खूब भरा है ना? भरा? स्वामी जी, 15 से कम भेड़िए न निकलेंगे। और आम, महुए, जामुन, खीरनी, बेर, इमली, कैथे, पीपल, पकरिया, इनके अलावा हजारों झाड़ और चारों ओर से कटेली झाड़ियों का घेरा। बाग है पूरा बन। वो देखिए, बेनई देख पड़ती है। जगतू ने उंगली उठाकर बाग दिखलाया। बुधुआ इन बातों से दूर पूरी एकाग्रता से साहब के निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था। मन ही मन वो कितने बड़े प्रतिशोध के लिए तैयार था। ऐसा मौका उसे कभी नहीं मिला। आज जमींदार साहब से आंखें मिलाते हुए वो बिल्कुल नहीं डरता। वो निर्दोष है। फिर भी उसके हृदय ने कितने बार एकांत में अपने दुर्बल तार झंकृत कर कर शक्तिमानों से उसे निरस्त रहने की सलाह दी है। ये सब स्मरण, सब दौर्बल्य एकत्र हो वाष्प के मेघों की तरह पूर्ण प्राबल्य से सूर्य को घेर कर उसे समझा देना चाहता है कि तपन के विरोध में सिक्त करने की वो कितनी शक्ति रखता है। डिप्टी साहब को मौका देखने के लिए जाना था। जमींदार साहब ने किस प्रकार स्वागत किया था, इसका प्रमाण भी उन्हें दूसरे दिनों की तुलना में आज का भोजन दे चुका था। जमींदार से वो नाराज थे, इसलिए कि दाम देने पर भी वो सामान नहीं जुटा सका। अवश्य दाम का कहीं नाम तक नहीं लिया गया। दाम की आशा होती तो माल आशा से कुछ अधिक मिलता। पर कर्मचारी लोग जहां आंख दिखाकर धर्म पालन करा लेते हैं और दाम खर्च की तालिका पेश कर अपनी जेब में रखते आपस में बांट लेते हैं, वहां दाम के संबंध में वे इतने उदार क्यों होने लगे? फिर जब जमींदार स्वयं उनका खर्च चलाते हों। कर्मचारियों की तरह जमींदार भी फायदे में रहते हैं। माल उनके घर से नहीं जाता। वो सिर्फ 8-10 सेर आटा और 1.5-2 सेर दाल घर से मंगवा देते हैं। बाकी सब्जी, घी, दूध, मिट्टी के बर्तन और गड़रियों के बकरे तक रियाया से लेकर देते हैं। मुनाफा ये होता है कि कर्मचारियों से उनकी पहचान बढ़ती, अदालत में काम निकलता है। इसीलिए डिप्टी साहब के आने पर सिपाहियों के साथ आजकल के सुशासन के तौर पर कलेक्टर साहब का अतिरंजित प्रचार और प्रजा की श्रद्धा की जगह भय मुद्रित कर टेढ़ी उंगलियों घृत निकालने की कहावत चरितार्थ करते हैं। अब के ऐसा नहीं हो सका। केवल आटा, दाल और 1 रुपये का घी और 3-4 सेर तरकारी दूसरे गांव से खरीदवा कर भेज दिया था। डेरे के सिपाहियों का 2 सेर दूध था, वो दूध चला गया था। इससे डिप्टी साहब और उनके कर्मचारियों को ही पूरा नहीं पड़ा। सिपाही चपरासियों की बात क्या, पर देवता से गण प्रभाव में बड़े होते हैं, ऐसा शास्त्रकारों ने लिखा है। देवता थोड़े उपचार से प्रसन्न हो सकते हैं, पर उपदेवता बिना बलिदान के बात नहीं करते। डिप्टी साहब के धैर्य के लिए चीजें न मिलने की कैफियत काफी होती, पर सिपाही और चपरासी कभी कैफियत नहीं देखते।
उन्होंने कर्मचारियों से सलाह कर साहब से कह दिया कि जमींदार ने दाम देने पर भी कोई मदद नहीं की, उल्टे कहा, मैं डिप्टी साहब का नौकर हूं, चीजें कहाँ मिलती हैं चपरासियों को पता नहीं था। कचहरी का वक्त हो जाने के कारण वे दूसरे गांव नहीं जा सके, कमर बांध कर तैयार हो गए, भूखे खड़े हैं। डिप्टी साहब को इसके प्रमाण की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि ऐसा मुकदमा अभी तक उनके पास नहीं आया। जमींदार को बुलवाकर उन्होंने बाहर बैठाल रखा। अब निकलकर सरकार क्या होती है अच्छी तरह याद करा देंगे। डिप्टी साहब अपने खीमे से निकलकर 20 कदम बाहर आए थे कि सिपाहियों के रोकने पर भी गिड़गिड़ाता हुआ बुधुआ पैरों पड़ने के लिए जमीन पर लंबा होकर एक हाथ से खुली पीठ के बरारे दिखाकर रोने लगा। डिप्टी साहब को उसकी दशा पर दया आ गई। स्नेह स्वर से उसे अभय देते हुए रुककर रोने का कारण पूछा। बुधुआ और फफक फफक कर सांत्वना से उच्छ्वसित हो रोने लगा। डिप्टी साहब परीक्षा की दृष्टि से पीठ के बरारे देखते हुए स्वयं बोले, किसी ने मारा है इसे? इस उच्छ्वास से रोते हुए रुक रुक कर बुधुआ ने कहा, जमींदार कृपानाथ ने 2 रुपए बाकी लगान के लिए मारा है। अब तक विजय तथा और लोग जो अपने अपने मुकदमे या दर्शक की हैसियत से गए थे एकत्र हो गए। कुछ सिपाही जमींदार साहब को घेरे हुए वहीं खड़े थे। धीरे से किसी ने कहा, हुजूर, जमींदार साहब हैं इसी मिजाज के। साहब रुक गए, पटवारी को बुलाया। भय और श्रद्धा के कुबड़ से भार ग्रस्त केवल सर उठाए ऊंट की चाल से दौड़ता हुआ पटवारी आया। साहब ने कहा, इसके जोत की पैदावार पर साल की क्या है बताओ। सलाम कर पटवारी ने कहा कि साहब की आज्ञा न रहने से पैदावार वाली बही वो नहीं ले आया, हुक्म हो तो कल लाकर पेश करे। बुधुआ से साहब ने कहा, तुम जमींदार पर मुकदमा चला सकते हो। जैसा सिखलाया हुआ बुधुआ ने कहा, हुजूर, रुपया होता तो लगान न चुका देता, मार क्यों खाता? साहब ने जमींदार को पूछा। बढ़ाकर सिपाहियों ने परिचय करा दिया। कृपानाथ की जबान से निकला, हुजूर, ये लोग कांग्रेस में मिले हैं और एक आदमी वो खड़ा है, तमाम गांव बिगाड़े हुए हैं, सारी करामात इसी की है। साहब ने विजय की तरफ देखा। विजय बढ़ गया। ना जाने क्यों साहब के मन में विजय के प्रति इज्जत पैदा हुई। पूछा, आप कांग्रेस में हैं? जी नहीं। आप यहां के रहने वाले हैं? जी नहीं। फिर यहां क्यों हैं? किसान लड़कों को पढ़ाना मेरा लक्ष्य है, मैं और कुछ नहीं करता। जो भीख गांव से बाहर मुफ्त जाया करती है उसके द्वन्नी से भी कम में मेरे जैसे 3 शिक्षकों की गुजर हो सकती है। केवल भोजन कर गरीबों को शिक्षा देना मैंने अपना लक्ष्य कर लिया है। साहब ने आपाद मस्तक विजय को देखा। आप सन्यासी हैं? पूछा। जी हां, ये काम अब तक सन्यासियों के ही हाथ रहा है, जो कम लेकर ज्यादा देते रहे। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं बंबई विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट हूं। डिप्टी साहब नौजवान थे, हाल ही कॉलेज छोड़ा था। तब तक विद्या और विद्यार्थियों की प्रेम वर्षा शासन समुद्र में मिश्रित हो लावणाक्त न हुई थी। प्रेम से पास बुला विजय से गांव के इस उपद्रव का कारण पूछने लगे। विजय ने जमींदार की चिट्ठी निकाली। बुधुआ के हटाने का मार ही कारण है कि साहब के पास प्रमाण न पहुंचे। सुझाया। काट पर डांट ऐसी बैठ रही थी कि साहब बिना विश्वास किए रह नहीं सके। फिर चरण, छक्कन, घसीटा, पलटू आदि को बुलाकर रसद का छिपा रहस्य समझाया। रियाया पर होते हुए ऐसे ऐसे अत्याचारों का उन्हें बिल्कुल ज्ञान न था। जिस विषय में उनके कर्मचारी तक सटे हुए थे उसका उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, प्रसंग न उठाया। चिढ़कर जमींदार के लिए आज्ञा दी, इसे हटा दो। सिपाहियों ने ब्याज समेत वसूल किया, यानी कुछ दूर तक कान पकड़कर घसीटा, फिर धक्के लगाकर रिस बुझाई। विजय से साहब ने कहा, आपके ऐसे कार्य के लिए मैं हृदय से आपको बधाई देता हूं, अगर कांग्रेस से आपका ताल्लुक नहीं। फिर साहब बाग की तरफ बढ़े। विजय अपने आश्रम की ओर चला। कुछ आदमी सरजू बुआ की गवाही के लिए रह गए। गवाही हुई और बाग की हैसियत बाग लिखकर साहब ने रामनाथ की नाती को ही वो हिस्सा दिया। गांव में चारों तरफ किसानों में विजय की जय वैजयंती फहराने लगी। जिन जिन गांवों में अभी तक किसी शिक्षा का प्रसार न हुआ था वहां वहां होना निश्चय हो गया। वहां के कई गांवों का विजय प्रमुख मनुष्य माना जाने लगा। जमींदारों ने रिपोर्टें डरकर न की कि डिप्टी साहब की स्वामी जी पर कृपा है, कहीं उल्टा फल न हो। विजय भी अपने निश्चय के अनुसार पूरी ताकत से शिक्षा के विस्तार पर लगा। उसके पास कुछ ऐसे भी लड़के आने लगे जिन्होंने पास वाली पाठशाला से चहर्रुम पास किया था, पर अर्थाभाव के कारण मिडिल पास करने तहसील वाले मदरसे नहीं जा सके। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का
भाग 10 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।